नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे महापुरुष की जिनके बहुत बड़े योगदान को अक्सर एक ही दायरे में बांधकर देखा जाता है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। अच्छा, एक बात सोचिए, जब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का नाम सुनते हैं तो मन में सबसे पहले क्या आता है? भारतीय संविधान के निर्माता, या फिर आरक्षण के प्रणेता, या शायद दलित समाज के एक बहुत बड़े नेता? पर क्या उनकी पहचान सिर्फ यहीं तक सीमित है? उन्हें सिर्फ एक समुदाय के लीडर के तौर पर देखना उनके राष्ट्रीय योगदान के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। तो आज हम इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझेंगे और उनके उन कामों पर रोशनी डालेंगे जिनसे हम सब यानी हर एक भारतीय का जीवन प्रभावित हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत, उनकी असली सुपर पावर थी ज्ञान। उनकी पूरी जिंदगी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ज्ञान हासिल करने की एक तपस्या थी। जरा उनकी अकादमिक यात्रा देखिए, वाकई अविश्वसनीय है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए और फिर पीएचडी, उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि, जो पीएचडी से भी ऊपर मानी जाती है। और इतना ही नहीं, उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई भी पूरी की। मतलब वो अपने समय के सबसे काबिल अर्थशास्त्रियों में से एक थे। और ये देखिए, 35,000। कल्पना कीजिए, उस जमाने में जब इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं था, एक इंसान की पर्सनल लाइब्रेरी में 35,000 किताबें थीं। कहा जाता है कि लोग रहने के लिए घर बनाते हैं, पर उन्होंने किताबें रखने के लिए घर बनाया था। ज्ञान के लिए ऐसी दीवानगी। और इसीलिए उन्होंने ये मशहूर बात कही। उनका मानना था कि ज्ञान ही वो ताकत है, वो हथियार है जो किसी भी इंसान को समाज में अपनी जगह बनाने और दहाड़ने की हिम्मत देता है। और इसी विश्वास को उन्होंने एक सिंपल एक्शन प्लान में बदल दिया। उनका जो पहला सामाजिक संगठन था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, उसका नारा ही था, शिक्षित करो, संगठित हो और संघर्ष करो। देखिए, पहला और सबसे जरूरी कदम था ज्ञान, बाकी सब कुछ उसी पर टिका। तो अब सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान का उन्होंने किया क्या? इस ज्ञान ने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे देश को ताकत दी। एक पॉलिसी मेकर के तौर पर उन्होंने ऐसे ऐसे सुधार किए जिनका असर आज भी हम सब पर पड़ता है, चाहे हम किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के क्यों ना हो। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण देखिए। जब वो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मेंबर थे तो उन्होंने भारत में मजदूरों के काम करने के घंटे 12 से घटाकर 8 कर दिए। सोचिए, ये एक ऐसा क्रांतिकारी सुधार था जिसने भारत के करोड़ों मजदूरों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। और वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने नौकरी ढूंढने वालों के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनवाए, महिला मजदूरों के लिए मैटर्निटी लीव की शुरुआत की, एम्प्लॉय इंश्योरेंस पर जोर दिया, औरतों और सरकारी लेवल पर स्किल ट्रेनिंग की नींव भी रखी। ये सारी नीतियां आज भी भारत में वर्कर्स के अधिकारों का आधार हैं। लेकिन उनका काम सिर्फ श्रमिकों तक ही सीमित नहीं था। देश के पहले कानून मंत्री के तौर पर उन्होंने हिंदू कोड बिल के लिए एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था जिसका मकसद था महिलाओं को संपत्ति, शादी और तलाक में बराबरी का हक दिलाना। और जब ये बिल पुराने विचारों के दबाव में आकर संसद में अटक गया तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने जेंडर इक्वालिटी के सिद्धांत पर अड़े रहते हुए देश के पहले कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। मतलब सिद्धांत सत्ता से कहीं ज्यादा बड़े थे उनके लिए। अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिस पर अक्सर बहुत बहस होती है, लेकिन जिसे समझना बहुत जरूरी है। वो है डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच का वैचारिक टकराव। ये दरअसल दो अलग अलग राष्ट्रीय दृष्टिकोणों की टक्कर थी। उनके बीच जो सबसे बड़ा मतभेद था वो था जाति व्यवस्था को लेकर। गांधी जी इसे श्रम का विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर मानते थे। वहीं डॉक्टर अंबेडकर का तर्क था कि ये डिवीजन ऑफ लेबर नहीं बल्कि डिवीजन ऑफ लेबरर्स है, यानी श्रमिकों का विभाजन जो लोगों को जन के आधार पर हमेशा के लिए ऊंच नीच के खानों में बांट देता है। और ये वैचारिक लड़ाई तब अपने चरम पर पहुंची जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दलितों के लिए अलग चुनावी क्षेत्रों की बात आई। इस पर बहुत तीखी बहस हुई और इसका नतीजा था 1932 का पूना पैक्ट, जिसने भारतीय राजनीति और दलित प्रतिनिधित्व की पूरी दिशा ही बदल दी। अपने जीवन के आखिरी सालों में डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय लोकतंत्र के भविष्य को लेकर कुछ बहुत ही गहरी चेतावनियां दी। ऐसी चेतावनियां जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उन्होंने कहा, आज हम विरोधाभासों से भरी जिंदगी में कदम रखने जा रहे हैं। उनका मतलब था कि राजनीति में तो हम सब बराबर हो जाएंगे, एक व्यक्ति एक वोट, लेकिन समाज में और आर्थिक जीवन में हम ये बराबरी नहीं मानेंगे। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी
कि ये विरोधाभास हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो ये हमें आज के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर लाके खड़ा करता है। क्या भारत ने राजनीतिक बराबरी के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक बराबरी यानी डॉक्टर अंबेडकर के लोकतंत्र के पूरे विजन को हासिल कर लिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।